नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में शुरू करेंगे वर्षण, वर्षा या वृष्टि। चूँकि हम इससे पहले की वीडियोज़ में आपको संघनन की बात बता चुके थे, वाष्पीकरण के ऊपर हमने चर्चा करी थी। इसी के संदर्भ में हम मेघों की भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसी के संदर्भ में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है वर्षण। वर्षा, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जब हम रहते हैं तो वर्षा की बात हमारे जहन में हमेशा रहती है और हमेशा हम ये कहते हैं कि भाई राजस्थान में वर्षा की कमी है क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत अधिक है। अब आज हम इस वर्षा के विषय में पढ़ेंगे कि ये शब्द कहाँ से आया और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि वर्षण शब्द की रचना लैटिन के शब्द प्रेसिपिटेशियो से हुई। अब लैटिन के शब्द प्रेसिपिटेशियो से हुई तो जिसका अर्थ है नीचे गिरना। अब मौसम वैज्ञानिक में मानते हैं कि इसका अर्थ है कि संघनित अथवा हिमशीतित जलवाष्प जो भूमि पर गिरती है। इसमें केवल वर्षा अथवा हिम ही शामिल नहीं है बल्कि जल के अन्य रूप जैसे ओले तथा कोहरा भी शामिल है। तो हमें अगर हम बारिश करनी है तो हमें यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई हवन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई तंत्र विद्या की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें नंबर है वाष्पीकरण का होना, नंबर 2 है सापेक्ष आर्द्रता का बढ़ना, नंबर 3 है वायु का चलना और नंबर 4 है वायु का ठंडा होना। और इन सब चीज़ों से 5वां है संघनन का होना। तो ये एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जल वाष्प का संघनन होते ही वृष्टि शुरू नहीं होती बल्कि ये उसका फर्स्ट स्टेप है। इस स्टेप में जल की बूंदों का आकार बहुत छोटा होता है और वायु का अवरोध इन्हें वायु में लटकाए रखता है। कुछ देर के बाद जल की बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है और वायु का अवरोध इन्हें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध वायु में लटकाए रखने में फेल हो जाता है। जब ये फेल हो जाता है तो इस स्थिति में जल कण या हिम रवे भूतल पर गिरने लगते हैं और क्या शुरू हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है। अब भूतल पर होने वाली बारिश 4 प्रकार की होती है। एक होता हिमवृष्टि अथवा हिमपात, स्नोफॉल, जिसको देखने के लिए लोग बाग कश्मीर जाते हैं, शिमला जाते हैं। एक तो स्नोफॉल होती है। तो जब वायु में उपस्थित जल वाष्प का संघनन हिमांक से नीचे हो जाता है तो वह तरल अवस्था में आए बिना ही सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। प्रारंभ में यह हिम महीन कणों के रूप में होती है परंतु बाद में इसका आकार बड़ा होता जाता है। आकार बड़ा होने के बाद यह कण भूतल पर धुनी हुई रुई की भांति गिरने लगते हैं। इन्हें हिमतूल, स्नोफ्लैक्स कहते हैं। इन हिमतूलों के भूतल पर गिरने को हिमपात कहते हैं। एक होता है आपके साहिम वृष्टि, स्लीट। यह वर्षा की बूंदों के जमने से या हिमकणों के पिघले जल से पुनः जमने से होती है। वास्तव में यह ओलावृष्टि, जलवृष्टि, हिमवृष्टि का ही मिश्रण होती है। सहिम वृष्टि ऐसी हिमवृष्टि को भी कहा जाता है जिसमें हिम के कुछ रवे पिघले रहते हैं। एक ओलावृष्टि, भाई ओला से इतनी फसलों को नुकसान हो गया, ये हो गया। तो जब बर्फ़ की कड़ी अथवा बड़ी गोलियों की बौछार होती है ना, तो इसे ओलावृष्टि कहते हैं। इसे उपल वृष्टि भी कहा जाता है। तो कभी जीके में क्वेश्चन आया तो आप जरूर लिखिएगा कि ओलावृष्टि को क्या बोलते हैं, हम उपल वृष्टि भी बोलते हैं। जब भूतल पर गिरने वाली जल की बूंदें ऐसी वायु में से गुजरती हैं जिसका तापमान हिमांक से कम होता है तो यह बूंदें जमकर ओलों का रूप धारण कर लेती हैं। इस विधि से बने हुए ओलों का आकार छोटा होता है। कभी कभी तेज ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ऊपर उठते समय वर्षा की बूंदों को इतनी ऊंचाई तक उछाल देती हैं कि उनका तापमान हिमांक से कम हो जाता है। इस ऊंचाई पर यह बूंदें जम जाती हैं और नीचे गिरने लगती हैं। परंतु होता क्या है कि ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं इन्हें फिर से ऊपर उछाल देती हैं। इस प्रकार यह जमी हुई बूंदें बार बार गिरती है और बार बार उछलती रहती हैं और हर बार यह नीचे गिरती हैं तो इन पर जलवाष्प की एक नई परत का संघनन हो जाता है जो इसके ऊपर उछलने के बाद जमकर बर्फ़ बन जाती है। इस प्रकार इन बर्फ़ के ऊपर एक सकेंद्रीय परतें जमती चल जाती हैं। अंत में यह भारी होकर कहाँ आती है, भूतल पर गिर जाती है। यदि किसी ओले को बीच में से काटा जाए तो ये परतें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जैसे प्याज के छिलकों की तो नहीं कह सकते पर वो परतीकरण हमें दिखेगा ज़रूर, आप देख सकते हैं इसको। इस विधि से बने हुए ओलों का आकार बड़ा होता है
और प्राय मटर के दाने से लेकर क्रिकेट की गेंद जितना भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा जन धन को नुकसान भी पहुंचाता है। एक मैं बात करना चाहूँगी कि इनमें क्या अंतर है, वृष्टि एवं वर्षा में क्या अंतर है, क्योंकि हम बात तो करते हैं इनकी। तो वृष्टि एवं वर्षा में वृष्टि कई रूपों में होती है, जैसे हिमवृष्टि, ओलावृष्टि, सहिमवृष्टि, और संघनन द्वारा जलवाष्प का तरल अथवा ठोस अवस्था में पृथ्वी पर गिरना वृष्टि कहलाता है। दोनों चीज़ों की, तरल अथवा ठोस। वृष्टि जलवाष्प के हिमांक के कम तापमान पर संघनन होने पर होती है। रेनफॉल और वर्षा क्या है, वर्षा केवल जल की बूंदों के रूप में होती है, और संघनन तथा जलवाष्प का केवल जल की बूंदों के रूप में ही गिरना ही वर्षा कहलाता है। वर्षा वायु के ओसांग से कम तापमान पर संतृप्त होने पर भी होती है। एक होती है जल वृष्टि तथा हिमवृष्टि में अंतर क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीके के मतलब के क्वेश्चन है, और आपके आगे आप कंपटीशन वगैरह भी देते हैं, उसमें भी ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, तो इनको आप थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए, जो मैं ब्रैकेट में आपको बताती हूँ। जब मेघों में संघनित जल वाष्प जल की बूंदों के रूप में भूतल पर गिरता है तो इसे जल वृष्टि अथवा वर्षा कहा जाता है। जब जल वाष्प का संघनन हिमांक से कम तापमान पर हो तो जल वाष्प हिमतूलों के रूप में भूतल पर गिरने लगती है, इसे हिमवृष्टि कहते हैं। जल वृष्टि सदा तरल रूप में होती है और हिमवृष्टि सदा ठोस रूप में होती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जल वृष्टि उष्ण तथा शीतोष्ण कटिबंधों के उन इलाकों में होती है जहाँ तापमान हमेशा प्राय अधिकतर क्या होता है, हिमांक से ऊपर रहता है। हिमवृष्टि उच्च पर्वतीय तथा ध्रुवीय प्रदेशों के उन इलाकों में होती है जहाँ तापमान प्राय हिमांक से कम रहता है। तो इस तरीके से हमने इन चारों में बहुत अच्छी तरीके से अंतर महसूस किया। और अब हम बात करेंगे वर्षा के प्रकार। तो वर्षा के प्रकारों में 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार है संवहनीय वर्षा। धरातल गर्म होता है और साथ ही क्या होता है कि उससे लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। अब वो गर्म होएगी तो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाती है तो हल्की होती है, और हल्की होकर ये ऊपर को उठती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर उसको पता चलता है कि वहाँ तो वातावरण ठंडा है। जब वो ठंडी वहाँ जाती है तो ठंडी हो जाती है, और इसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन होने लगता है, और संघनन होने से कपासी मेघ बनते हैं, और इससे घनघोर बारिश होती है। और ये संवहनीय वर्षा का मुख्य क्षेत्र है भूमध्य रेखीय भाग या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक है पर्वतकृत वर्षा। जब जल वाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो वायु ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने से संतृप्त हो जाती है, और ऊपर चढ़ने से जल वाष्प का संघनन होने लगता है, जिससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों को बहुत भारी होती है जहाँ पर्वत श्रेणी समुद्र तल के निकट तथा उसके समानांतर हो। ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार पर्वतों का जो ढाल सामने आता है वहीं पर खूब वर्षा होती है। देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, लीवर्ड साइड और रेन शैडो, और 2 था विंडवर्ड स्लोप। तो जहाँ पवन ढाल के सामने होती है वहाँ होता है विंडवर्ड स्लोप, और जहाँ पवन वृष्टि छाया क्षेत्र होता है वहाँ होता है लीवर्ड साइड। एक होता है आपके चक्रवातों अथवा वाताग्री वर्षा, साइक्लोन्स होती हैं। आप कहते हैं ना बिन अरे बारिश हो गई राजस्थान में, नहीं, ये तो चक्रवाती वर्षा है। तो चक्रवाती वर्षा क्या होता है, चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। क्या हो रहा है इसमें, दोबारा आप सुन लीजिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण एवं आर्द्र वायु राशि कैसी है, हल्की होने के कारण शीतल एवं शुष्क वायु राशि के ऊपर चढ़ जाती है। इसमें गर्म पवन में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है और वर्षा होती है। एक आप इस डायग्राम को भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि जिसमें इस चीज़ को दर्शाया गया है। माना कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वाताग्रों की कमी है, तो भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में चारों ओर केंद्र की ओर जाती हैं, जिससे चक्रवात के मार्ग पर मूसलाधार बारिश होती है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। संवहनीय वर्षा तथा पर्वतकृत वर्षा में एक बहुत मूलभूत अंतर है कि जब वायु संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठकर
ठंडी होती है तो जल वाष्प का क्या होता है बेटा, संघनन होता है और वर्षा होती है। इसमें क्या होता है पर्वतकृत में, जब जल वाष्प से युक्त वायु के मार्ग में कोई पर्वत आता है तो उसे वायु पर्वत के ढाल के ऊपर उठती है और ठंडी होती है, तो इसे संघनन होता है और पर्वतकृत वर्षा होती है। दूसरा है संवहनीय वर्षा, स्थानीय गर्मी के कारण होती है, और पर्वतकृत वर्षा समुद्र से आने वाली आर्द्र पवनों के कारण होती है। बहुत बड़ा अंतर है। ये भूमध्य संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखीय वर्ष प्रदेश में प्रतिदिन होती है, और भारत में अरब सागर से आने वाले मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती तब पर्वतकृत वर्षा करती हैं। ये इसका पॉइंट था। अब वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक आप शुरू से ही सुनते आ रहे हैं। नंबर 1 है भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, धरातल और महासागरीय धाराएं, साथ ही साथ प्राकृतिक वनस्पति और चक्रवातों का विकास। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो वर्षा को प्रभावित करते हैं। आगे के ये आपके कोर्स के में इम्पोर्टेंट भी, और कई बार ये आपकी जीके वगैरह में भी आते थे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। धन्यवाद।